जय हिंद साथियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक जो 2024-25 में प्रखर नाम से चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 21 से लगा करके 25 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही आंकलन नंबर 2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लगा के 20 तक पूरे कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी कार्यपत्रक समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में आज अपन कार्यपत्रक नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। इसमें व्यवहारिक व्याकरण है जो संबंध बोधक शब्दों का उपयोग करना है। पहला प्रश्न आता है इसमें, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा करना है। जो भी रिक्त स्थान है इसमें उचित संबंध बोधक वाक्य लिख करके इसे पूरा करना है। इसमें की अपेक्षा शब्द आया एक, के द्वारा शब्द आया है, के किनारे शब्द आया है, के संग शब्द आया है, के ऊपर शब्द आया है। इन शब्दों का प्रयोग अपने को इन वाक्यों के अंदर करना है कि सत्य जो है, सत्य है तो सत्य खाली जगह मुर्गा बैठा है तो सत्य के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी खाली जगह साधु की कुटिया है तो नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। इस प्रकार वाक्य आपको बनाने थे। आगे प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। गोलू थक गया था, वह सो गया है तो गोलू थक कर सो गया है। दो वाक्यों को एक साथ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है तो यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। सीधा एक वाक्य में ऐसे लिखेंगे। तीसरा, वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची तो वह तेज चलकर घर पहुंची। ये ऐसे सीधा वाक्य बनता। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं तो आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। इस प्रकार वाक्य पूरा बनाना था। प्रश्न नंबर 3 की ओर रुख करते हैं। दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने। अवयव वो होते हैं जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, वो शब्द अवयव शब्द कहलाते हैं। इसे ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसे ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो पहला इसके अंदर देखेंगे, श्रुति और नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में क्या हो सके, सफल हो सके। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार तीसरा प्रश्न पूरा होता है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द जो है वो छांट करके लिखना है कि कौन कौन से इनमें से संबंध बोधक शब्द है। वाक्य में आप देखोगे तो प्यास के मारे बुरा हाल है तो यहाँ पे के मारे है, ये संबंध बोधक है। इसी प्रकार मेरा घर मंदिर के पास है तो के पास यहाँ पर संबंध बोधक है, यानी संबंध बताने का काम करते हैं, वही संबंध बोधक होते हैं। मैं स्कूल के बिना नहीं जाऊंगा तो यहाँ के बिना संबंध बोधक शब्द है। वासु के आगे मैं खड़ा हूं तो के आगे, यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया है तो इसमें के द्वारा, तो ये हमने आगे यहाँ लिख दिए हैं। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कार्यपत्रक नंबर 22, कार्यपत्रक 22 को देख लेते हैं। उसमें लेखन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना है। उससे पहले, हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह साथी से भी आगे था। वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडहर भी पार कर गया। मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा। पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ। भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। हिरण का बच्चा बोला नहीं, उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा और सब भी हंसने लगे। तो ऊपर लिखी कहानी को कविता के रूप में लिखना। अब ये जो आपने कहानी पढ़ी थी इसको कविता के रूप में
लिखना। पहले हमने कहानी पढ़ी, इसी कहानी को कविता का रूप देना है। तो कविता का रूप देते हैं कि दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश के आगे और वह था हाथी से आगे। फांद गया नाला और खंडहर, पड़ा बीच मैदान में पत्थर, ठोकर खाकर गिरा, चोट दर्द से रो पड़ा, बंदर ने सहलाया पैर, भालू ने उगया गोद, भालू ने उठाया गोद, पर चुप वह नहीं हुआ, माँ बोली पत्थर को पीटो, वह बोला नहीं वह भी रोएगा। इसी तरह अपने कार्यपत्रक नंबर 22 पूरा होता है। कार्यपत्रक नंबर 23 की ओर रुख करते हैं। कार्यपत्रक 23 के अंदर अपन गद्यांश पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश की लाइनें देखते हैं क्या क्या है। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना है वो उड़ गया। तो इसमें प्रश्न कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? तो हरा भरा पेड़ था। तोता कहाँ रहता था? तो पेड़ पर रहता था। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला बना करके रहते थे। तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ क्या होता है? मांस का सेवन नहीं करने वाला। इसी तरह प्रश्न नंबर 2 की तरफ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा और बाण, ये भरने हैं इसके अंदर। हरा भरा पेड़ है, वो वर्षा के असर से सूख गया। किसके असर से सूख गया? वर्षा के असर से। पेड़ों पर बहुत से पक्षी है, वो अपना घोंसला बनाकर रहते थे। बाण जो था, बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी जहर खाकर ही अपनी भूख है वो मिटाते थे। इसी तरह ये खाली जगह आप भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। घोंसला जो ये लिखा है तो उसके ऊपर अनुस्वार लगा करके लिखना था। महात्मा गणत लिखा है, इसमें तय आधा लिखना था महात्मा में। पश्चात में छ आधा लिखना था और ये धार्मिक में रे ऊपर लिखना था। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, युग्म शब्द युग्मों से वाक्य बनाने हैं। हरा भरा बगीचे में हरा भरा पेड़ है। इसी तरह दाल रोटी का बनाओगे वाक्य कि हम तो दाल रोटी खाकर गुजारा करते हैं। खाना पीना, मोहन ने खाना पीना छोड़ दिया। कचौरी पकौड़ी, रिंकू को कचौरी पकौड़ी अच्छी लगती है। इस तरह ये शब्द युग्म से अपने को प्रश्न हल करने थे। कार्यपत्रक नंबर 24, इसमें भी कहानी को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया और सरकंडे के पौधे के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधे को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर हैरान हुआ कि वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं, टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। इस प्रकार ये छोटी सी कहानी है
इसी कहानी से अपने को प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो सबको पता है नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? तो ताड़ के निकट सरकंडों के पौधे उगे हुए थे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या थी? क्योंकि वो ताड़ का पेड़ बहुत मजबूत था। प्रश्न नंबर 5। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि जीवन में हमेशा वातावरण के अनुकूल रहना चाहिए। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो आंधी ने ताड़ के पेड़ को नीचे गिरा दिया। सरकंडे के पौधे की क्या विशेषता है? सरकंडे के पौधे के जो तने हैं वो नरम और लचीले थे। तो ये अपना कार्यपत्रक नंबर 24 पूरा हो जाता है। कार्यपत्रक नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर कार्यपत्रक जो है, जो सृजनात्मकता पर आधारित है, अनौपचारिक पत्र लेखन पर लिखना है कि आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाकू, सिरोही, ये जो मैंने प्रार्थना पत्र लिखा है उसी अनुसार आप भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। 25 नंबर कार्यपत्रक पूरा होने के बाद में अपन जाते हैं उसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड जो है आकलन नंबर 3। हर 5 कार्यपत्र के बाद में एक आकलन हल करना होता है, जो तीसरा आकलन अपन इस प्रकार हल कर रहे हैं। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे प्राथमिक अशुद्ध लिखा हुआ है, इसमें मी छोटा होता है, फुल नहीं होता, फूल होता है। हिंदी ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बंदर ये गलत लिखा, बंदर यूँ लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश को पढ़ना और प्रश्नों के जवाब देने हैं। घटना अप्रैल 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के मैदान की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य में हमला बोल दिया था और अंग्रेजी फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तानकोट गांव के पास एक ऊंचा टीला था और टीपू ने अपने बंदूकधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात की थी। तो ये कुछ गद्यांश की लाइनें थी, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के जवाब देने हैं। आसान शब्द का अर्थ होता सरल, आसान का अर्थ होता सरल। नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नीचे जो शब्द लिखे इनका अर्थ क्या है? फौज, सेना होता है, नज़दीक होता है पास। टीपू ने अपने सेना की टुकड़ी कहाँ तैनात की? तो टीले के ऊपर तैनात की थी। दूर शब्द का विलोम होता है नज़दीक। आपने कोई किला या पुरानी हवेली देखी होगी, किले व हवेली के बारे में 2 से 3 पंक्तियाँ तो लिखनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने लिखी है कि जैसलमेर का किला पारंपरिक रूप से बनाया गया है। यह किला रेतीले धोरों में सोने की तरह चमक रहा है। इस किले की खास बात है कि इसके आसपास कई प्रकार की हवेलियाँ देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 4, ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या है? तो इसका जो उचित शीर्षक है वो है मैसूर युद्ध। शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। टुकड़ी का टुकड़ियाँ, किला का किले। नीचे लिखे युग्म शब्दों का प्रयोग करते वाक्य बनाने हैं। फल फूल, बगीचे में फल फूल खिल रहे हैं। हरा भरा, खेत हरियाली से हरा भरा है। इस प्रकार आप वाक्य बना करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज का अपना सेशन यहीं पर पूरा होता है। हमने अब तक 25 कार्यपत्रक और 3 आकलन पढ़ लिए हैं। इसमें आपको जो समझ में आया है वो अच्छा आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहें और अन्य वीडियो जो आए उसको सही ढंग से देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।